वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकीपाउन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लाया हूं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कंप्लीट डिटेल लाया हूं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है और उसका स्कोप भी लाया हूं। तो देखिए आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेफिनेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो ये सारा कंटेंट इस एक ही वीडियो में है। तो चलते हैं वीडियो पर। अब देखते हैं फाउंडर और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इस टॉपिक पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, एडम स्मिथ है। कौन है एडम स्मिथ? एक जाना पहचाना नाम है इकोनॉमिक्स की दुनिया में। आप देख लीजिए, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जब भी आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो एडम स्मिथ जी है। फिर है सेकंड पॉइंट इसका, एडम स्मिथ इज आल्सो द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी एडम स्मिथ को ही माना जाता है। तीसरा और पॉइंट है इसी संबंध में, एडम स्मिथ इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी चैप्टर 1। आप एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक की बुक में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, जिसे हम आधुनिक अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं, उसके रचयिता या उसकी जो थ्योरी प्रस्तुत की है, या हम कह सकते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्र या मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो जन्मदाता है या फादर हैं या फाउंडर हैं, वो भी एडम स्मिथ ही हैं। तो एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के भी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी और मॉडर्न इकोनॉमिक्स तीनों के ही फादर माने जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब है अगला पॉइंट, ये है सर जॉन मेनार्ड किन्स, जिन्हें हम जे.एम. किन्स के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में भी देख लेते हैं कौन है ये भी बहुत बड़ी चर्चित हस्ती है। कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्हीं पर आधारित है। जॉन मेनार्ड किन्स, जे.एम. किन्स इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जब 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन आई थी, उस वक्त इन्होंने थ्योरी प्रेजेंट की थी कि डिमांड के कारण ही जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उससे पहले जो विकासशील देश है और विकसित देश है, जिन्हें हम डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के नाम से जानते हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज ये मानते थे कि हमारे देश में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। लेकिन 1929-30 में जो द ग्रेट डिप्रेशन आई, उसमें जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें बहुत जबरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। और फिर उस अनएम्प्लॉयमेंट का कारण जो था, वो जॉन मेनार्ड किन्स ने बताया कि जो डिमांड में कमी हुई है वही अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा कारण थी, और उस द ग्रेट डिप्रेशन जो हुई उसका भी कारण डिमांड में कमी ही थी। फिर है द फर्स्ट साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज डन बाय जॉन मेनार्ड किन्स। ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहली बार साइंटिफिक एनालिसिस किसने किया था, तो वो भी जॉन मेनार्ड किन्स ही है। ध्यान दें, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीटली जॉन मेनार्ड किन्स की अप्रोच पर आधारित है, इनके विचारों पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम आगे, ये है रेगनर फ्रिश। ये कौन है? द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय रेगनर फ्रिश इन 1993। ध्यान दें, मैं टर्म की बात कर रहा हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को अलग फादर है उसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलग फादर है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द या टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था, तो वो थे रेगनर फ्रिश, और इन्होंने 1993 में इसका यूज किया था। अब देखते हैं फ्रेंड्स, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक टर्म मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। जो इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है मैक्रो, वो मैक्रो वर्ड ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है, और मैक्रोस को क्या कहा जाता है? लार्ज। लार्ज मीन्स कोई भी चीज हम देखते हैं, एक तो माइक्रो लेवल पे होती है और एक लार्ज लेवल पे होती है। तो यहां मैक्रो का मतलब लार्ज लिया गया है, और यहां लार्ज का मतलब भी फिर इकोनॉमिक्स के साथ जुड़कर ये क्या बन जाता है? एक तरह से लार्ज इकोनॉमिक्स, लार्ज इकोनॉमी। तो उसकी अभी हम चर्चा करेंगे कंप्लीट। अभी देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज ए होल। जैसा कि मैंने बताया अभी, लार्ज का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में?
कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किसका स्टडी करता है, वो करता है इकोनॉमी एज ए होल का। यानी कि अगर हमको कंप्लीट इकोनॉमी का अध्ययन करना हो, कंप्लीट इकोनॉमी की स्टडी करनी हो, नेशनल इनकम की स्टडी करनी हो, हमें पुअर्टी की स्टडी करनी हो, हमें पॉपुलेशन का स्टडी करना हो जो नेशनल लेवल पे होता है या पूरी कंप्लीट इकोनॉमी से संबंधित वो प्रॉब्लम्स हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। थस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इंडिविजुअल यूनिट्स के काम में आता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज यूनिट्स के काम में आता है। यूनिट नहीं कहेंगे हम, यहां हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज हम इकोनॉमी के स्टडी के लिए करते हैं। वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और इकोनॉमिक इश्यूज भी हो सकते हैं। उनकी जब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा तो हम किस में स्टडी करेंगे इसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। इन अदर वर्ड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स और एवरेज कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी सच एज टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग्स, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल, वेज लेवल, कॉस्ट स्ट्रक्चर एटसेट्रा। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये एग्रीगेट्स की स्टडी करती है। और एग्रीगेट्स कौन कौन से हो सकते हैं इकोनॉमी में, टोटल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है जो कंप्लीटली नेशनल लेवल से रिलेट होता है, नेशनल इनकम ऑलरेडी नेशनल से संबंधित है, नेशनल आउटपुट टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल कंजप्शन कितना हुआ है हमारे देश में उसका सारा ले सकते हैं हम, टोटल सेविंग्स कितनी की पॉपुलेशन के द्वारा, एग्रीगेट सप्लाई कितनी हुई। एक तो होती है सप्लाई तो जो रिलेट है वो हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सप्लाई को स्टडी किस में किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जबकि एग्रीगेट सप्लाई को किस में स्टडी करते हैं हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ऐसे ही एग्रीगेट डिमांड का स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं और डिमांड का स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। इसी प्रकार जनरल प्राइस लेवल जो होता है उसका स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, जबकि इंडिविजुअल फर्म का प्राइस, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस, ये हम किस में स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इस तरह से माइक्रो और मैक्रो का ये डिफरेंस होता है कि मैक्रो में हम लार्ज लेवल पर, इकोनॉमी के लेवल पर स्टडी करते हैं। अब आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, डेफिनेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कुछ डेफिनेशंस हम देख लेते हैं क्या क्या है, किसके द्वारा दी गई है, फिर हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक अफेयर्स इन द लार्ज, इट कंसर्न्स द ओवरऑल डायमेंशंस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डीलिंग किसके साथ है, ऐसे इकोनॉमिक अफेयर्स जो कंप्लीटली इकोनॉमी के साथ रिलेट करते हैं, कंप्लीटली इकोनॉमी का स्टडी करते हैं, उससे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को जोड़ते हैं। इट लुक्स एट द टोटल साइज एंड शेप एंड फंक्शनिंग ऑफ द एलिफेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्सपीरियंस। और जितना भी इकोनॉमिक एक्सपीरियंस होता है, हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं इकोनॉमी की, तो उससे हमें एक्सपीरियंस होता है, तो ये उस इकोनॉमिक एक्सपीरियंस के कंप्लीट एलिफेंट का स्टडी करता है, उसके साइज या शेप का नहीं करता। अभी मैं इसका एक एग्जांपल से आपको बताने वाला हूं। Rather than working of dimension of the individual parts, it studies the character of the forest independently of the trees which compose it. गार्डनर एक्ले। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन किसकी है, गार्डनर एक्ले की। अब मैं एग्जांपल से इस डेफिनेशन को आपको क्लियर कर देता हूं। तो देखिए, गार्डनर एक्लेस डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम फॉरेस्ट की बात कर देते हैं। जैसे मान लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स होती तो हम क्या करते, इसमें एक इंडिविजुअल ट्री का स्टडी करते, अलग अलग ट्री का इंडिविजुअली स्टडी करते हम, तो ये तो होता माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल ट्री का स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि इस कंप्लीट फॉरेस्ट का स्टडी करेंगे। और ये फॉरेस्ट कैसे बना ये इंडिविजुअल यूनिट्स से ही है। अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट्स को अगर मिला दिया जाता है, उनका ग्रुप कर दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, मैक्रो कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो यहाँ ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट बना तो इंडिविजुअल यूनिट्स यानी कि ट्रीज से ही है, लेकिन हम मैक्रो में जो स्टडी करेंगे वो ट्री की नहीं, कंप्लीट फॉरेस्ट का स्टडी करेंगे। इसी प्रकार से गार्डनर एक्ले ने एग्जांपल दिया है किसका, एलिफेंट का। जैसे अगर हम माइक्रो में स्टडी करना चाहते हैं तो हम माइक्रो में इसकी
हाथी की जो सूंड होती है, लेग्स वगैरह, कान, ईयर वगैरह होते हैं, इनका हम स्टडी करते हैं। लेकिन अगर मैक्रो की बात करेंगे तो हम इसकी इंडिविजुअल पार्ट्स का स्टडी नहीं करेंगे मैक्रो में, बल्कि इस कंप्लीट एलिफेंट की चर्चा करेंगे, इस कंप्लीट हाथी की चर्चा करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये होता है डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगली डेफिनेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द ओवरऑल एवरेज एंड एग्रीगेट्स ऑफ द सिस्टम। के.ई. बोल्डिंग ने भी यही कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप ओवरऑल एवरेजेस की बात करते हैं जो इकोनॉमी से संबंधित होते हैं, एग्रीगेट की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इनकी बात करते हैं जो कंप्लीटली इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द behavior of the economy as a whole with booms and recessions. The economy's total output of goods and services and the growth of output, the rate of inflation and unemployment, the balance of payments and exchange rates. Dornbush and Fisher. Dornbush और फिशर ने क्या कहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में? उन्होंने भी यही कहा है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंप्लीट इकोनॉमी के बिहेवियर का स्टडी करते हैं एज ए होल। वो बिहेवियर किससे रिलेटेड हो सकता है? बूम से रिलेटेड भी हो सकता है, रिसेशन से भी रिलेटेड हो सकता है, टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स से भी रिलेटेड हो सकता है, टोटल सर्विसेज से रिलेटेड हो सकता है, कंप्लीट इकोनॉमी के प्रोडक्शन से, ग्रोथ ऑफ आउटपुट से हो सकता है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितनी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना चल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, एक्सचेंज रेट कितना है। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंप्लीट इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनका स्टडी किया जाता है। फिर अगला टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन, टोटल कंजप्शन, जनरल प्राइस लेवल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ट्रेड साइकिल, मनी सप्लाई, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एटसेट्रा। दीज ऑल आर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स बिकॉज these are related with the economy as a whole। ठीक है, फिर आगे देखते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कहां का है। तो देखिए, नंबर 1 थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो नंबर 1 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। इट एनालिसिस द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट एंड देयर डिटर्मिनेंट्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो लेवल ऑफ इनकम है, नेशनल इनकम है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट है, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है, उन प्रॉब्लम्स का क्या किया जाता है? उन प्रॉब्लम्स का स्टडी किया जाता है और उन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनका स्टडी किया जाता है ताकि सॉल्यूशंस निकल सकें प्रॉब्लम्स के। इट इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। और इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल शामिल होते हैं? नेशनल प्रोडक्शन से संबंधित, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, पॉवर्टी से संबंधित, कोई भी जो नेशनल लेवल का प्रॉब्लम है वो इसको इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। फैक्टर्स रिलेटेड टू इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेंट्स लाइक कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, डिमांड एटसेट्रा आर आल्सो स्टडीड। मैं क्लियर कर देता हूं, यहाँ ये डिमांड जो दिख रही है वो डिमांड नहीं है, एग्रीगेट डिमांड है, क्योंकि हम डिमांड का जो मीनिंग निकालते हैं वो इंडिविजुअल डिमांड के रूप में निकालते हैं जनरली, या मार्केट डिमांड, तो वो दोनों ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं हम। एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इन्वेस्टमेंट हो गया, कंजप्शन हो गया, ये सारा इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम उसका हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। फिर आगे है नंबर 2 थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। तो ये देख लेते हैं। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स द जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड। मैं पहले ही बता चुका हूं, इंडिविजुअल प्राइस ऑफ गुड्स सर्विसेज उनका हम किस में स्टडी करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जो जनरल प्राइस लेवल होगा, जो पूरी इकोनॉमी के कमोडिटीज के प्राइस लेवल का एवरेज होता है एक तरह से, उसका हम स्टडी किस में करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट रिवील्स द ट्रेंड पाथ ऑफ द जनरल प्राइस लेवल लीडिंग टू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स इन द इकोनॉमी। और इसी के कारण जब हम जनरल प्राइस लेवल का हम स्टडी करते हैं तो उसी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट जो सप्लाई होता है उसका रोल इतना बड़ा हो जाता है कि आगे चलकर आप देखेंगे कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, इनका भी मीनिंग देखेंगे, इनका कॉन्सेप्ट देखेंगे, डायग्राम्स देखेंगे, सारा इनका कंप्लीट एनालिसिस
देखेंगे। फिर है नंबर 3, थ्योरी ऑफ मनी। व्हाट इज मनी, व्हाट आर इट्स मेन फंक्शंस एंड हाउ इट कैन कंट्रोल वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो भी मनी का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, इसलिए उस मनी क्या है, मनी की प्रॉब्लम्स क्या है, मनी के फंक्शंस क्या है, कौन कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल्स है जिसको ये कंट्रोल करता है, उन सब का हम स्टडी कहाँ करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। वेरियस थ्योरीज ऑफ मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक्स आर आल्सो डेल्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जितनी भी मनी से संबंधित अप्रोच है, मनी के संबंध में बहुत सारी अप्रोच आई हैं, और इसके अलावा क्रेडिट क्रिएशन जो होता है कॉमर्शियल बैंक्स द्वारा, उनका भी हम स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही करने वाले हैं। फिर है 4th नंबर का स्कोप, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही सब्जेक्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द थ्योरीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जितनी भी एम्प्लॉयमेंट से संबंधित थ्योरीज है और अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित थ्योरीज है, उन सभी का स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही करते हैं। वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट सेविंग्स, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एंड द कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैंने बताया, जितने भी एग्रीगेट है इकोनॉमी के, उन सब का स्टडी हम केवल और केवल किस में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जहां एग्रीगेट आ गया इसका मतलब है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड कीन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी भी आती है, नियो क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी होती है और कीन्जियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी होती है, और इन सब का स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही करते हैं। अब है 5, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स। तो 5th नंबर क्या कह रहा है, बिजनेस साइकिल्स आर द अप्स एंड डाउन्स इन वेरियस इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। जितनी भी इकोनॉमी में एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनमें जब अप्स और डाउन्स आते हैं तो उसी को हम बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग द बूम पीरियड नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, डिमांड, प्राइजेस एंड प्रॉफिट्स गो ऑन राइजिंग कंटिन्यूअसली। जब बूम पीरियड होता है, जिसे हम तेजी कहते हैं, जब इकोनॉमी इंक्रीज होती है या ग्रोथ करती है तो उसे हम बूम पीरियड कहते हैं। तो उस दौरान जितना भी नेशनल आउटपुट होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, नेशनल इनकम, नेशनल डिमांड, नेशनल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, प्रॉफिट्स होता है, वो सब क्या होता है, कंटिन्यूअली राइजिंग होता है। आपने देखा होगा शेयर मार्केट बढ़ता है ना, तो शेयर मार्केट बढ़ता है, उसका एक बड़ा कारण ये होता है कि इकोनॉमी उस वक्त बूम की पोजीशन में है। ड्यूरिंग द डिप्रेशन देयर इज कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन डिमांड, प्राइस, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन द इकोनॉमी। और जब यही पोजीशन डिप्रेशन की होती है, जिसे हम मंदी कहते हैं, द ग्रेट डिप्रेशन में आपने नाम सुना होगा, जब डिप्रेशन की सिचुएशन होती है इकोनॉमी में, तो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, डिक्लाइन होने लग जाते हैं। एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन होती है, प्राइसेस डिक्लाइन होती है, आउटपुट भी डिक्लाइन होने लग जाता है, एम्प्लॉयमेंट भी डिक्लाइन होने लग जाता है, और इकोनॉमी में इनकम भी डिक्लाइन हो जाती है। क्योंकि अगर डिमांड डिक्लाइन होगी, एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन होगी, तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिमांड डिक्लाइन होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी डिक्लाइन होगा, और एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन होगा तो आउटपुट भी डिक्लाइन होगा, और क्या होगा, नेशनल इनकम भी डिक्लाइन हो जाएगी अल्टीमेटली। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स। जैसा कि मैं क्लियर कर चुका हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल्स का स्टडी करते हैं। causes, effects and control of business cycles are very much a part of macroeconomics। और macroeconomics में ही हम देखते हैं कि ट्रेड साइकिल के क्या causes रहे, बिजनेस साइकिल के क्या इफेक्ट्स रहे, कंट्रोल कैसे किया जाए बिजनेस साइकिल को, कौन सी पॉलिसीज यूज की जाए, फिस्कल पॉलिसीज कैसे यूज की जाए, मॉनेटरी पॉलिसीज कैसे यूज की जाए, ताकि बिजनेस साइकिल्स को कंट्रोल किया जा सके। फिर आगे है 6 नंबर, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन नो कंट्री कैन रिमेन आइसोलेटेड। हम सभी जानते हैं 1991 से भारत में ग्लोबलाइजेशन आ चुका है। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज हम अडॉप्ट कर चुके हैं, और इस ग्लोबलाइजेशन के दौरान हम किसी भी कंट्री को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। अब सभी कंट्री एक कंप्लीट एक सिंगल मार्केट बन चुका है। जितना भी वर्ल्ड है वो सारा का सारा अब एक सिंगल मार्केट है, तो हमें उसी के अनुसार डीलिंग करनी होती है। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का और इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज व्हाई कंट्रीज ट्रेड
विद ईच अदर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इस चीज का स्टडी करते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज क्यों ट्रेड करती है, क्यों इंपोर्ट करती हैं, क्यों एक्सपोर्ट करती है, किस चीज का इंपोर्ट करेंगी, किस चीज का एक्सपोर्ट करेंगी। ये सारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम किस में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसका स्टडी करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जितनी भी टैरिफ बैरियर्स होती हैं कि कितना टैक्स लगाया इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे कितना टैक्स लगाया, या नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गई, कोटा हो गया किसी प्रकार का, तो इन सब का एनालिसिस और हम स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही करते हैं। तो यही क्या है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप या एरिया या फील्ड।